मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है आदिवासी विमर्श। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना आवश्यक है कि आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द का जो अर्थ माना जाता है वह होता है आदिम युग में रहने वाली जातियां आदिवासी कहलाती हैं। ठीक है। आदिवासी जो शब्द होता है वो मूलतः आदिम, मूलवासी, जनजाति, वनवासी आदि अर्थों में प्रयोग होता है। ये वे जातियां मानी जाती हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता को हजारों सालों से संजोकर रखा है। ऐसी सभ्यता को आदिवासी सभ्यता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि औपनिवेशिक युग के पूर्व आदिवासियों की अपनी स्वतंत्र सत्ता थी। जल, जमीन, जंगल तथा प्राकृतिक संसाधनों पर इनका अपना अधिकार था, परंतु जैसे जैसे साम्राज्यवादी ताकतें बढ़ी वैसे वैसे आदिवासियों का शोषण और उन पर अत्याचार भी बढ़ने लगे। इस पर रमणीका गुप्ता जी कहती हैं कि जब आर्य भारत में आए तब यहाँ के मूल निवासियों को आर्यों का विरोध सहना पड़ा और आर्यों ने छल कपट और धोखे से मूल निवासियों को जंगल में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि उनको इतना दुखी, इतना परेशान कर दिया कि वो अपने निवास को छोड़कर जंगलों में रहने लगे, क्योंकि उनकी ज़मीनों तथा संसाधनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया था और ज़मीनों से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? आदिवासी जो समाज है वो भारत के कई हिस्सों में रहने लगे। भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने के कारण इन आदिवासियों के स्तर में भी भिन्नता आ गई। कुछ आदिवासी तो ऐसे थे जो आज भी आदिम स्तर पर ही रह रहे थे और कुछ यह समाज जल, जंगल और ज़मीन पर ही आधारित थे और कुछ जनजातियां तो आज भी कंद मूल फल खाकर तथा शिकार से अपना गुजारा करती थी। अधिकांश जो जनजाति थी वो कृषि पर आधारित थी। कृषि करके ही वो अपना पालन पोषण किया करते थे। पहाड़ी इलाकों में वे पशुपालन से अपनी जीविका चलाया करते थे। ये जनजातियां जहाँ भी रहती थीं सामूहिक जीवन बिताती थी। इस प्रकार घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों को धकेल दिया गया, उन्हें जंगलों में रहने के लिए विवश कर दिया गया, उन्हें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, शिक्षा जैसे मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ये जनजातियां असभ्य और जंगली तो नहीं थी, परंतु परिस्थितियों ने इन्हें जंगली और असभ्य बना दिया। इतने वर्षों पर शिक्षा तथा समाज से दूर रहने के बाद भी कोई भी सभ्य वर्ग असभ्य व जंगली हो सकता है। आदिवासी समाज अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा। जितना व्यापक पैमाने पर आदिवासियों ने विद्रोह किया उतना देश के किसी अन्य वर्ग ने भी नहीं किया। यानी कि इन्होंने जो विद्रोह किए थे वो इतने बड़े पैमाने पर थे कि किसी और वर्ग ने इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं किया था। कभी अंग्रेजों द्वारा, तो कभी जमींदारों के द्वारा, तो कभी समाज के ठेकेदारों और नेताओं के द्वारा। हर बार उन्हें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। स्वतंत्र भारत संविधान में भी आदिवासी वर्ग के लिए अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सभ्यता और संस्कृति को समझने तथा अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास केवल ना के बराबर ही रहा। आदिवासी समाज का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है और वो इतना प्राचीन माना जाता है कि जितना मानव की उत्पत्ति का मतलब इतना प्राचीन उनका इतिहास माना जाता है। इसके बावजूद भी जो घुसपैठियों के द्वारा आदिवासियों पर अत्याचारों का सिलसिला अंग्रेजों और उनकी व्यवस्था के विरुद्ध आदिवासियों ने अनेक आंदोलन किए। सबसे पहला आंदोलन कब हुआ था? जो सबसे पहला सन 1820 में आदिवासियों के विद्रोह आरंभ हुए और ये विद्रोह लंबे समय तक चले, यहाँ तक कि आदिवासियों के इस विद्रोह को रोकने में रियासत की फौजें भी असफल रही। ये विद्रोह इतना बड़े पैमाने पर किया गया था कि जो वहाँ की फौज थी, रियासत अंग्रेजों की जो फौजें थी वो भी असफल रही। तब अंग्रेजों ने दूसरा विकल्प निकाला कि जो आदिवासियों को नियंत्रण करने के लिए कि जो आदिवासियों के युवक जो हैं उनकी फौज तैयार की जाए। इसलिए अंग्रेजों ने 1840 में
कई स्थानों पर छावनियों की स्थापना की, जिससे कि छावनियाँ बनाई, जिससे कि जो उनके आदिवासियों की जो युवा पीढ़ी है उनको फौज में शामिल किया जा सके। लेकिन आदिवासियों का विद्रोह फिर भी नहीं थमा। 1857 में पहले झारखंड और महाराष्ट्र के आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह पहाड़ी लोगों ने किया था। अंग्रेजों और दलालों द्वारा थोपी गई व्यवस्था, उनके शोषण और जुल्मों के खिलाफ पहाड़ी आंदोलन ने अपने बलबूते पर लड़ी थी, यानी कि उनको किसी भी संगठन की कोई सहायता नहीं थी। आदिवासियों ने यह लड़ाई उन्होंने अपने बलबूते पर लड़ी थी। आदिवासियों द्वारा अनेक आंदोलन किए गए, जैसे कि खासी विद्रोह, जो ये प्रमुख है, ये विद्रोह, खासी विद्रोह बहुत ही प्रमुख रहा था। फूकन विद्रोह, नागा संग्राम, तिलका माझी आंदोलन, ताना भगत का आंदोलन, सिंहभूम का विद्रोह, कोल संग्राम, जोरिया भगत का विद्रोह, मानगढ़ बलिदान व गोविंद गुरु का आंदोलन, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन, केरल के आदिवासी किसानों की क्रांति, भील आदिवासियों का नासिक विद्रोह, इन जैसे ना जाने कितने ही विद्रोह आदिवासियों ने देश विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े, जिनका कि इतिहास में कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। आदिवासियों के ये आंदोलन किसी धर्म या सत्ता के लिए नहीं लड़े गए, बल्कि लड़े गए तो अपनी जमीन, भाषा, अपना समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े गए। आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए लड़े तो जी जान से लड़े, और जब मरे तो भी शान से मरे। लेकिन किसी भी विदेशी ताकत के सामने उन्होंने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया। यहाँ तक कि अंग्रेजों और ठेकेदारों के दंड व प्रलोभन ने भी उनको नहीं खरीद पाए। इस संबंध में रमणिका गुप्ता जी कहती हैं कि आदिवासियों का शोषण जितना आंतरिक उपनिवेशिक वाद के कारण हुआ, उतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया। यानी कि इतना जो शोषण है अंग्रेजों के द्वारा भी नहीं किया गया, जितना कि आदिवासियों का आंतरिक रूप से किया गया। इसके बावजूद आदिवासी अंग्रेजों और उसकी व्यवस्था के खिलाफ अपनी वैकल्पिक व्यवस्था व संस्कृति को बरकरार रखने के लिए वो लड़ते रहे। मतलब कि उन्होंने इतने दंड, इतने अत्याचार सहे, लेकिन फिर भी उनका जो मकसद था वो था अपनी संस्कृति, अपनी समाज को बरकरार बनाए रखना। उनका कोई निजी मामला नहीं था लड़ने के लिए, वो ये चाहते थे कि हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति बरकरार रहे। ये तो वीर हैं जिन्हें इतिहासकारों ने दर्ज करने लायक ही नहीं माना था। हालांकि वे ही अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और विद्रोह के सूत्रधार थे, प्रेरक थे। आओ हम इन्हें नमन करें। यानी कि ये रमणिका गुप्ता जी के शब्द हैं। वो इन पंक्तियों में जो है वो कहती हैं कि जो आदिवासी हैं, आदिवासियों को उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में सम्मान दिया है। उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में आदिवासियों को वीर कहकर संबोधित किया है। क्योंकि उन्होंने वीर क्यों कहा है? क्योंकि आदिवासियों ने जो अत्याचार सहे हैं वो किसी के लिए नहीं सहे, केवल उन्होंने अपनी जमीन, जंगल, अपने अस्तित्व को संजोए रखने के लिए, ना कि किसी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने ये सब अत्याचार सहे। इसलिए रमणिका जी इन्हें नमन करने के लिए कह रही हैं। आदिवासी सभ्यता के लिए यह माना जाना कि आदिवासी सभ्यता समानता की सभ्यता है। आदिवासी लोग प्रकृति और वन्य जीवन के साथ हंसते हैं, गाते हैं और इन्हीं के साथ जीते हैं और इन्हीं के साथ वो मरते हैं। नदी, जल, पर्वत, अग्नि, ये सब इनके भगवान हैं, जिन्हें ये बोगा देवता कहकर पुकारते हैं। यानी कि अपने भगवान ये किनको मानते हैं? अग्नि को, पर्वत को, जल को ये अपने देवता मानते हैं। ये और किसी को देवता नहीं मानते, और अपने ये जो देवता है इनको ये बोगा कहकर संबोधित करते हैं। इस संबंध में हरि राम मीणा जी कहते हैं कि आदिवासी या तो प्रकृति तत्व की पूजा करते हैं या लोक देवताओं के रूप में उनके महान पुरखों की पूजा करते हैं। इनके जो देवालय होते हैं, देवालय मतलब जहाँ ये पूजा करते हैं, वे बहुत ही साधारण से स्थान होते हैं।
जैसे कि पहाड़ी की चोटी, पेड़ का उभरा हुआ कोई जड़ स्थान, पेड़ का जो जड़ का जो स्थान उभरा हुआ होता है वो कोई स्थान होता है, या कोई चबूतरा, इन्हें ही ये अपना देवालय मान लेते हैं, मतलब अपना मंदिर मान लेते हैं। साथ ही जो पूजा विधि होती है वह भी बहुत सरल और सहज होती है। मूल्यवान प्रतिमाओं, भव्य मंदिर और जटिल कर्म कांडों का इन आदिवासियों के जीवन में कोई भी स्थान नहीं होता। इनके धर्म स्थान व्यावसायिक केंद्र नहीं बनते। जैसे वे खाते हैं पीते हैं वैसा ही चढ़ावा देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। दिखावटीपन का इनकी जीवन शैली में कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा सहज धर्म उनकी संस्कृति को समृद्ध बनाता है। ना तो धर्म उन पर हावी होता है और ना ही धर्म के ठेकेदार बनते हैं। यही खास वजह है कि आदिवासी धर्म सांप्रदायिकता का जहर नहीं फैलाता। यानी कि वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हरिराम मीणा जी आदिवासियों के संबंध में केवल इतना कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और उनका कोई मूल्यवान मूर्ति उनके पास कुछ नहीं होता। वो एक साधारण जीवन व्यतीत करके और किसी भी चीज़ को अपनी देवी देवता मानकर उसको पूजने लगते हैं। आदिवासियों का जो अस्तित्व है वह क्या है? जल, जंगल और जमीन, उनसे जुड़ा हुआ है। आदिवासियों का अस्तित्व इन 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। प्रकृति से जुड़ी हुई हर वस्तु को ही वे अपनी मानते हैं। वे उनमें उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी आत्मीय जनों से प्यार करते हैं। जंगल के जीव जंतुओं का सुख दुख उनका अपना सुख दुख होता है। पेड़ से अगर वो एक पत्ता भी लेते हैं तो पहले वो प्रार्थना करते हैं। प्रकृति को तो वो अपनी माँ मानते हैं जो उनका भरण पोषण करती है। यानी कि माँ जिस तरह से भरण पोषण करती है अपने बच्चे का, तो प्रकृति भी इसी तरह हम सबका भरण पोषण करती है। इसलिए वो प्रकृति को माँ मानते हैं और वे अपनी माँ को इतना प्रेम करते हैं कि अगर कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखता है तो वे जान लेने और जान देने में पीछे नहीं हटेंगे। आदिवासी लोग पर्यावरण को चेतना से संपन्न होते हैं। उन्हें पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जल, जंगल, जमीन की गहन परख होती है। मतलब कि कहने का यहाँ पर क्या अर्थ है कि किसी भी पेड़ पौधे की जड़, छाल, पत्तियाँ किस रोग की औषधि है वे अच्छी तरह से जानते हैं। वे प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना कि उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वे उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकृति में अधिक मात्रा में है। अगर कोई कम संख्या में है, अगर कोई रिसोर्सेज, कोई संसाधन अगर कम संख्या में है तो उन संसाधनों का वे संरक्षण करते हैं। मतलब उनका इस्तेमाल कम से कम करते हैं जो संसाधन कम है। यानी कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में का ये पूरा प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए तो अंडमान में जरवा नामक एक आदिवासी जाति पाई जाती है। क्या नाम है? जरवा। जरवा नाम की वहाँ पर एक आदिवासी जाति पाई जाती है। यह जाति हरियल मतलब हरे कबूतर का संरक्षण करती है। हरे कबूतर की यह जाति बहुत ही कम तादाद में पाई जाती है। यह पक्षी लुप्त ना हो जाए इसलिए इस पक्षी का ये संरक्षण करते हैं। इसके संरक्षण का एक कारण और भी है। वो क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हरे कबूतर में अपने मृत शिशुओं की आत्मा का वास मानते हैं। यानी कि इनका ऐसा मानना है कि इन कबूतरों का संरक्षण करने से कहीं ना कहीं हम अपने मृत शिशुओं की आत्मा को संरक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास होता है कि अगर हरे कबूतर हमारे पास हैं, अगर हम उनको देख रहे हैं तो हम हमारे जो मृत शिशु हैं जो नहीं है इस समय हमारे पास, उनको वो हमारे पास है, इस मतलब ऐसा वो एहसास करते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए तो नीले रंग की तारा मछली, जो नीले रंग की तारा मछली है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, इसका भी ये आदिवासी संरक्षण करते हैं क्योंकि यह मछली भी बहुत कम तादाद में पाई जाती है। इस मछली में यहाँ के लोग अपनी आदि माँ परी का रूप देखते हैं। यानी कि इस मछली में क्या देखते हैं वो कि हमारी ये माँ है, माँ का रूप, माँ परी का वो रूप देखते हैं इसमें। आदिवासी प्रकृति से इतने जुड़े होते हैं कि प्रकृति के संकेतों का आभास उन्हें पहले से ही हो जाता है। पर्यावरण चेतना मानो उनके भीतर जैसे रम गई हो।
वे अपनी जान पर खेलकर जंगल की हिफाजत करते हैं। वे जंगल में पेड़ पौधों की को काटना तो पाप समझते हैं। जब जब अंग्रेजों या ठेकेदारों ने जंगलों को काटने की कोशिश की, तब तब इन आदिवासियों ने डटकर उनका विरोध किया। इस विषय में जो सबसे अच्छा उदाहरण सामने आता है वो क्या आता है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी इसी विषय में हुआ था कि उन्होंने आदिवासियों ने पेड़ को काटने नहीं दिया था और उनसे चिपक गए थे, जिसका जिक्र आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वास्तव में आदिवासियों की पर्यावरण के सच्चे संरक्षक हैं, उनको सच्चा संरक्षक माना जाता है। अगर आज हमारे बीच में प्रकृति का अगर हम एहसास करते हैं तो वो उसकी जो देन है वो आदिवासियों की देन मानी जाती है। ये प्रकृति में जल जंगल जमीन का अस्तित्व आदिवासियों से जुड़ा है। यदि पृथ्वी पर जीवन को बचाना है तो उनके संरक्षक यानी कि आदिवासियों को हमें बचाना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। इस संबंध में रमेश चंद्र मीणा जी क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जब देश के विकास की बात सामने आती है तो न केवल हम आदिवासियों से उनकी ज़मीन छीनते हैं, बल्कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों से उनका पर्यावरण भी हमेशा हमेशा के लिए छीन लेते हैं। जब जंगल कटते हैं तब पहाड़ भी टूटते हैं, तब केवल आदिवासियों की झोपड़े ही नहीं टूटते बल्कि भारत के भविष्य के पर्यावरण का भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यानी कि उनका कहना ये है कि अगर आज हम विकास कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, अगर हम आज विकास कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ से भी सहमत होना पड़ेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण नहीं दे पाएंगे। अगर हम आज आदिवासियों के सवाल पर उचित तरह से विचार करेंगे तो हम भावी मानवता के लिए एक शुद्ध पर्यावरण छोड़कर जाएंगे। आज का जो विकास है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली विहीनता, सूखे कुएं, सूखी नदियां छोड़कर जाने वाला है। इसलिए आज आदिवासी तो नष्ट हो रहा है, लेकिन आने वाला कल भी अंधकार में होगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। वास्तव में जो आदिवासी विमर्श है उसको गति देने का जो काम किया गया वो झारखंड के हजारीबाग में प्रकाशित युद्ध रथ आम आदमी नामक पत्रिका से हुआ था। और इस पत्रिका की जो संपादिका थी वो कौन थी, रमणिका गुप्ता जी। रमणिका गुप्ता जी इस पत्रिका की संपादिका थी और इसी पत्रिका के बाद आदिवासी विमर्श को गति प्रदान हुई। लेकिन इससे पूर्व माना जाता है कि महाराष्ट्र में आदिवासी साहित्य आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। सन 1869 में प्रोफेसर विनायक ने आदिवासियों का पहला साहित्य सम्मेलन चंद्रपुर जिले के भगवती गांव में आयोजित किया था और 1980 के दशक में ग्रामीण साहित्य संगठन का आरंभ हुआ था। इस आंदोलन ने किसान और खेती मजदूरों के दुख दर्द और शोषण को जनता के सम्मुख रखा था। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि जो उनका दुख दर्द है वो उससे उजागर किया गया था सबको। आदिवासियों के जीवन संघर्ष और उनके समाज व संस्कृति उसके द्वारा किए गए आंदोलन को आधार बनाकर अनेक भारतीय भाषाओं में साहित्य रचे जाते रहे, जिनमें से कुछ साहित्य प्रमुख हैं जैसे कि तेजेंद्र का काला पादरी, राजेंद्र अवस्थी का जंगल का फूल, रेणु जी का मैला आंचल, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, मधु कांकरिया जी के खुले गगन के लाल सितारे, महाश्वेता देवी जी का जंगल के देवदार। इन उपन्यासों में आदिवासी जीवन का गहन चिंतन किया गया है। आदिवासी जीवन पर आधारित अगर हम कहानियों की बात करें तो कैलाश चंद्र जी की अंधेरे में सुरंग, विजयकांत की समर्पण, योगेश शर्मा जी की पीछे छूटे लोग, विपिन बिहारी जी की विहान जैसी कहानियाँ अधिक प्रसिद्ध रही हैं। इनके बाद अगर आदिवासी जीवन पर आधारित अगर कवियों की बात की जाए तो निर्मला पुतुल, हरि राम मीणा, महादेवी टोप्पो,
चंद्रकांत देवताले, सुदीप बनर्जी जैसे कवियों की रचना प्रमुख रही है। इन कवियों ने अपनी कविताओं में आदिवासियों के जीवन संघर्ष, श्रम की महत्ता, प्रकृति प्रेम, अनेक हर्ष विषाद को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। वहीं अगर नाटकों की अगर बात करें तो इस विषय में कौन कौन से नाटक हैं जिसमें कि आदिवासियों के संघर्ष की को सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, तो वे नाटक कौन कौन से हैं? काली बाई, एक बार फिर जैसे नाटक में आदिवासी समाज की विभिन्न समस्या और मतभेदों को उजागर किया गया है। हरिराम मीणा जी द्वारा साइबर सिटी से नंगे आदिवासी तक यात्रा वृत्तांत लिखा गया था, जिसमें कि रोचक तथा तथ्यात्मक जानकारी से भरपूर है। इन्होंने इस जो इनका यात्रा वृत्तांत था इसमें भरपूर जानकारी दी है, जो आदिवासी से लेकर साइबर सिटी तक का जो सफ़र रहा है उसके बारे में इन्होंने भरपूर जानकारी दी है। तो ये तो था आपका आदिवासी विमर्श। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।